मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10+1 का 11th चैप्टर पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन का भाग 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो ज़रूरी प्रश्न हैं उनके नोट्स भी बनाए हैं, तो उन आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेने हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा मिले। तो आज की इस वीडियो का महत्वपूर्ण विषय हमारा है वो है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति, जिसने चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए। चीन में एक लंबे समय से चले आ रहे मांचू वंश का अंत किया, साथ में ही इस क्रांति की घटनाएं और इसके प्रभावों और परिणामों का वर्णन हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 3, 4 या 5 नंबर में आते हैं, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चीनी क्रांति ने चीन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा इस क्रांति का वो था मांचू वंश का अंत और लोकतंत्र की स्थापना। 1911 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें डॉक्टर sun yat-sen का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। साथ में मांचू शासकों की अयोग्यताएं और उनके लोगों पर किए जा रहे अत्याचार भी इस क्रांति के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तो सबसे पहला जो कारण इस क्रांति का रहा वो था मांचू शासकों की अयोग्यता। आरंभ में जब मांचू शासन अस्तित्व में आया तो मांचू शासकों ने चीन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो बहुत योग्य शासक थे आरंभ में, लेकिन धीरे धीरे उनकी योग्यता अयोग्यता में बदल गई और वे अपना अधिकतर समय शान और शौकत का जीवन व्यतीत करने में लगाने लगे। उन्होंने जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, प्रजा के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किए, जिसके कारण चीन के लोग उनके शत्रु बन गए और उनको अब सिंहासन से उतारने के बारे में सोचने लगे। तो ये 1911 की चीनी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण रहा, मांचू शासकों की अयोग्यता। दूसरा, चीन में सुधार आंदोलन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आरंभ में तो बहुत अच्छे काम मांचू शासकों के द्वारा किए गए, लेकिन बाद में मांचू शासक प्रजा के कल्याण के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने लगे, जिसके कारण प्रजा उनसे बहुत दुखी थी और कई सुधार आंदोलन आरंभ चीन में हुए। सुधारों के लिए कई आंदोलन आरंभ हुए। एट द एंड ऑफ द डे 1898 ईस्वी में चीन के सम्राट क्वांगसू ने 100 दिनों तक सुधार लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किए कि आने वाले 100 दिनों तक प्रत्येक दिन कोई ना कोई सुधार चीन में लागू किए जाएंगे। ये सुधार रहेंगे आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था में, शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार, कानून व्यवस्था, राजस्व, रेलवे, डाक व्यवस्था, सेना और यातायात के साधनों में। लेकिन महारानी, जो चीन की महारानी थी, उसके प्रभाव के कारण और जो रूढ़िवादी लोग थे चीन के, उनके प्रभाव के कारण चीन का सम्राट इन सुधारों को लागू नहीं कर पाया, जिसके कारण चीन के लोग उसके शत्रु बन गए और उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई और वे एक बहुत ही कमज़ोर और निकम्मे शासन मांचू वंश का अंत करने के लिए आगे आए। तो ये एक कारण था चीन में 1911 की चीनी क्रांति का। तीसरा महत्वपूर्ण कारण चीन की महारानी की मृत्यु। जैसे कि मैंने पहले बताया, चीन की महारानी जो कि चीन में बहुत ज़्यादा चीन के सिंहासन पर, चीन के शासन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखती थी। चीन की महारानी तजुशी जो कि बहुत प्रभावशाली थी, 1861 ईस्वी से लेकर 1908 ईस्वी तक चीन की राजनीति में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। उसका कारण ये था कि बहुत सारे रूढ़िवादी जो लोग नेता थे, लीडर्स थे चीन के, उसको समर्थन देते थे, जिसके कारण चीन की प्रत्येक डिसीजन पर चीन की महारानी तजुशी का प्रभुत्व रहता था। लेकिन 1898 ईस्वी में सम्राट क्वांगसू के सुधारों को उसने रद्द कर दिया, जिससे लोगों में उसकी जो पहचान थी वो असली पहचान सामने आई और
में चीन में फैले बॉक्सर विद्रोह के कारण वह चीन में कुछ सुधारों को लागू करने के लिए विवश हुई, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोग उससे बहुत दुखी हो चुके थे। 1908 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मानचू साम्राज्य को बहुत गहरा धक्का लगा, क्योंकि वो इतनी कूटनीतिज्ञ थी, इतनी चालाक थी कि वो बड़े अच्छे तरीके से चीन का शासन प्रबंध चला रही थी चालाकी से। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात जो मानचू शासन था वो कमज़ोर होने लगा। तो चीन की महारानी की मृत्यु भी 1911 ईस्वी क्रांति का कारण बने। नंबर 4, विदेशी चीनियों का योगदान। विदेशों में रह रहे चीनियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया 1911 की चीनी क्रांति में, क्योंकि पहले तो बहुत सारे चीनियों को जो है श्रमिकों के तौर पर अमेरिका में भेजा गया, लेकिन बाद में यूरोपीय देशों में भी इन्हें भेजा गया। पहले तो काम के लिए उनको भेजा जाता, लेकिन बाद में ज़बरदस्ती भेजा जाने लगा। लेकिन अमेरिका में चीनियों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, वहाँ की सरकार ने। चीनियों की संख्या तीव्रता से वहाँ बढ़ने लगी। इस कारण अब चीनियों ने अपना रुख कनाडा, मलाया, सिंगापुर आदि देशों की ओर किया। विदेशों में संपर्क में वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया, जिसके कारण उनमें बहुत सारी अवेयरनेस पैदा हुई, और यही अवेयरनेस 1911 की चीनी क्रांति के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, डॉक्टर सन यात सेन का योगदान। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ा था कि चीन के आधुनिकीकरण में डॉक्टर सन यात सेन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे जो संगठन थे, एसोसिएशंस थी, उन्होंने चीन में इस क्रांति को लाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण उन्हें चीनी क्रांति का पितामह भी कहा जाता है। वह इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा जापान के हाथों से चीन की लगातार पराजय से बहुत दुखी थे। ठीक है, इसलिए 1894 ईस्वी में उन्होंने रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की और 1911 की चीनी क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना पैदा की। अगला महत्वपूर्ण कारण जो तात्कालिक कारण रहा इस क्रांति का, वह था, हालांकि बहुत सारे कारण मैंने आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन जो तात्कालिक कारण रहा जिसके कारण ये क्रांति एकदम से हुई, वो था रेलवे का राष्ट्रीयकरण करना। 1911 की चीनी क्रांति का मुख्य कारण रेलवे का राष्ट्रीयकरण। 1909 ईस्वी में चीन की सरकार ने रेल मार्गों के निर्माण की विशाल योजना बनाई तथा यह कार्य प्रांतीय सरकार को सौंपा गया, किंतु धन की कमी के कारण इन योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका। अतः मई 1911 ईस्वी में चीनी सरकार ने रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया और रेलों के विस्तार के लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार बनी, जिसके कारण जो प्रांतीय सरकारें थी उसके विरुद्ध हो गई, क्योंकि उस रेलवे का सारा कार्य उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। प्रांतीय गवर्नर इसके विरुद्ध थे, वो चाहते थे कि वो स्वयं इन रेलवे लाइनों का विस्तार करें और जो पैसे उनको केंद्र के द्वारा मिलने थे उनको लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रांतीय गवर्नरों के विद्रोह के कारण एक क्रांति आरंभ हो गई। ठीक है, तो दीज आर द जो जरूरी इंपॉर्टेंट जो कॉजेज थे उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मानचू शासकों की अयोग्यता, दूसरा चीन में सुधार आंदोलन, तीसरा चीन की महारानी की मृत्यु, चौथा विदेशी चीनियों का योगदान और डॉक्टर सन यात सेन का योगदान, एंड लास्ट वन इज तात्कालिक कारण रेलवे का राष्ट्रीयकरण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति की घटनाएं। 18 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हैंको में एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण 1911 की क्रांति को तीव्रता प्राप्त हुई। इस दिन एक रूसी परिवार के लोग घर में बम विस्फोट हुआ। यह घर क्रांतिकारियों का अड्डा था जहां बमों का निर्माण किया जाता था। इस घटना के पश्चात क्रांतिकारियों को बंदी बना दिया गया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया, जिसके बाद शीघ्र ही यह क्रांति पूरे चीन में फैल गई। डॉक्टर सन यात सेन को अमेरिका में उस समय वो थे, वहाँ से वापस बुलाया गया और गणतंत्र की स्थापना चीन में की गई। चीन के लोग डॉक्टर सन यात सेन को राष्ट्रपति नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने युआन शिकाई का नाम लिया और 12 फरवरी 1912 ईस्वी को चीन का प्रथम राष्ट्रपति युआन काईशेक को नियुक्त किया गया। मानचू वंश का अंत इस क्रांति का मुख्य परिणाम निकला। इस क्रांति के बाद चीन में निरंकुश शासन का अंत हुआ था।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1911 ईस्वी की क्रांति के परिणाम या प्रभाव या महत्व। क्या महत्व रहा, क्या इसके परिणाम निकले, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। क्या हुआ? इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि लगभग 300 वर्षों से स्थापित मांचू शासन का अंत हो गया। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के पश्चात राजतंत्र का अंत हुआ तथा गणतंत्र की स्थापना हुई। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के पश्चात युआन काइसेक की गणतंत्र तथा युआन चियांग काइसेक की राष्ट्रीय सरकार बनी, परंतु यह सरकार देश को कठिनाई, मतलब इसके बाद भी सरकारें बनी, लेकिन फिर भी ये सरकारें चीन को कठिनाइयों से बाहर नहीं निकाल पाई। 1934 ईस्वी में लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया और माओ त्से तुंग एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर सामने आए। माओ त्से तुंग, जिन्होंने बाद में 1949 ईस्वी में चीन में एक शक्तिशाली और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, साम्यवादी सरकार की स्थापना की और एक लंबे समय तक शासन किया। ये महत्वपूर्ण प्रभाव और परिणाम निकले 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के। ठीक है, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि कई बार इस प्रकार से प्रश्न आता है 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के क्या कारण थे और 1911 की चीनी क्रांति का महत्व क्या था या परिणाम क्या थे। तो आप लोगों ने उसको लिखा। परिणाम क्या निकले? सबसे महत्वपूर्ण परिणाम मांचू वंश का अंत और गणतंत्र की स्थापना। साथ में ही चीन में कई सुधार हुए इसके बाद, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक बार फिर से मांचू शासकों की योग्यता, जो 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के महत्वपूर्ण कारण बना। चीन में सुधार आंदोलन, ये प्रश्न भी अलग से कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर का, कि चीन में 100 दिनों के सुधार से क्या अभिप्राय, सुधार क्या थे या सुधार अध्यादेश क्या थे। तो आप लोगों ने इसमें इस तरीके से लिखना है कि चीन के सम्राट क्वांगसू ने चीन के लोगों को खुश करने के लिए 1898 ईस्वी में 100 दिनों तक अनेक सुधार लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किए। इन्हें चीनी इतिहास में सुधारों के 100 दिन कहा जाता है। इनके अधीन चीन में एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, कानून व्यवस्था, राजस्व, रेलवे और डाक व्यवस्था, सेना और यातायात के साधनों के विकास संबंधी उल्लेख किया गया था। हालांकि ये बहुत अच्छे सुधार थे, लेकिन रूढ़िवादियों की विरोध, जो चीन में रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और चीन की महारानी तजुशी द्वारा उनके समर्थन के चलते इसे लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कुल मिला के अध्यादेश तो जारी कर दिए गए, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया और चीन के लोग चीन के सम्राट के विरुद्ध हो गए। तो ये प्रश्न अलग से कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जहाँ तक इस क्रांति का तात्कालिक कारण था, वो था रेलवे का राष्ट्रीयकरण। तो 1909 ईस्वी में चीन की सरकार ने निर्णय लिया कि चीन में रेलों का विस्तार किया जाएगा और इस कार्य को प्रांतों को सौंपा गया, लेकिन प्रांतों की सरकारें असफल रही रेलों का विस्तार करने में, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी। हालांकि प्रांतीय गवर्नर यह चाहते थे कि केंद्रीय सरकार उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करे, लेकिन इसकी बजाय चीन की सरकार ने निर्णय लिया कि मांचू शासकों ने निर्णय लिया कि वो स्वयं ये रेलवे लाइनें बिछाएंगी। रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके कारण जो प्रांतीय गवर्नर थे वो उनके विरुद्ध हो गए। ठीक है, तो इसकी घटनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से ये क्रांति सफल रही और सन यात सेन को अमेरिका से वापस बुलाया गया, लेकिन युआन काइसेक को चीन का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया 12 फरवरी 1912 ईस्वी में। फिर बात आई क्रांति के राजतंत्र का अंत हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई, मांचू वंश का अंत हुआ और चीनी क्रांति के पश्चात युआन काइसेक और चियांग काइसेक की सरकारें बनी। लेकिन ये सरकारें भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और लास्ट में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल एक शक्तिशाली दल के रूप में उभर कर सामने आया और चीन में एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना हुई।
होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।